नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सिवान एकेडमी पे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मेटल और नॉन मेटल। बच्चों, इसके पहले हम लोग पार्ट 1 इसका देख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट 2 के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए बच्चों। और आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं। विद्युत धनात्मकता, उच्च विद्युत धनात्मकता का मतलब क्या होता है कि जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन त्याग करता है बच्चों, जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उस पर चार्ज उत्पन्न हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया। तो कह रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के चलते, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को हम लोग विद्युत धनात्मकता कहते हैं। कह रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के चलते परमाणु आसानी से बना सकते हैं। तो बच्चों देखिए, जब भी कोई तत्व उच्च विद्युत धनात्मक होते हैं तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए मेटल है और ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लॉस कर रहा है, ठीक है, आयन बना रहा है। तो ये कौन सी आयन है बच्चों? तो देखिए ये धनायन है बच्चों। कौन सा आयन है जी? धनायन है। तो कह रहा है कि आसानी से क्या बनाएंगे? धनायन बनाएंगे, ऋणायन बनाएंगे, उदासीन की सहसंयोजक बंधन। जवाब दीजिए बच्चों कि इसका जवाब क्या होगा जी, ठीक है, जवाब दिया जाए, जवाब दीजिए बच्चों। तो अभी आपको बताया कि मेटल जो है जब उच्च विद्युत धनात्मक होगा तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ठीक है, और लॉस करके यहाँ पे देखिए तो क्या बना है? तो धनायन बनाया है बच्चों। तो हम क्या बोलेंगे? धनायन बनाता है जी, यानी आपका ऑप्शन जो है एक सही होगा बच्चों। और देखिए जो भी आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताया जा रहा है वही क्वेश्चन जो है लगभग मॉडल पेपर में आ रहे हैं। तो यानी कि आप मॉडल पेपर देखने से पहले एक बार चैप्टर वाइज जो है सबका एमसीक्यू जरूर देखें, और एक ही बार नहीं बार बार देखिए। जब भी इसको समय मिलता है आप इस क्वेश्चन को चैप्टर वाइज क्वेश्चन को देखते रहिए। और जब भी आप वीडियो को देखिए बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमारा मेहनत जो है आपके लिए सफल हो सके और आप सभी के पास हमारा वीडियो पहुंच सके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? आपको बताना है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है बच्चों। ऑप्शन है फेन पलावन विधि, गलानिक पृथक्करण विधि, कि निक्षालन विधि, कि निष्ठापन विधि। बच्चों बताना है कि अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है बच्चों। कौन से अयस्कों के? सल्फाइड अयस्कों को। देखिए बच्चों, सल्फाइड अयस्क क्या होगा? तो ZnS, PbS, EtC, ये सल्फाइड अयस्क है बच्चों, ठीक है ना, ये सल्फाइड अयस्क है, ठीक है। और जब भी सल्फाइड अयस्कों की बात आती है बच्चों तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन पलावन विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है बच्चों। फेन पलावन विधि आप लोग एक बार देख लीजिए, फेन पलावन विधि क्या होता है। फेन पलवन विधि या पलावन विधि या उत्पलावन विधि कहा जाता है। सुनिए बच्चों, फेन पलवन को फेन पलावन या फेन उत्पलावन विधि भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। इसमें होता क्या है? तो इसमें एक टॉप होता है और टॉप में एक रोटेटेड पैडल डाला जाता है, यानी कि रही डाला जाता है बच्चों, ठीक है। रोटेटेड पैडल है, ये नाचने वाला होता है, और इसमें पानी के साथ सल्फाइड अयस्कों को रख दिया जाता है। और जब इसको चलाया जाता है बच्चों, इस पैडल को जब घुमाया जाता है, पैडल को जब घुमाया जाता है तो इसमें से फेन बनने लगता है। इसमें क्या क्या डाला जाता है बच्चों? तो इसमें ओर्स को डाला जाता है, ओर को डाला जाता है, प्लस वाटर को डाला जाता है, और साथ में पाइन ऑयल डाला जाता है। पाइन ऑयल को चीड़ का तेल कहा जाता है, चीड़ का तेल। बच्चों जब इसमें ये सारे चीज मिला करके जब इसका रोटेशन किया जाता है तो यहाँ पे फेन बनता है जी बच्चों। क्या बनता है? तो यहाँ पे फेन बनता है। इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, फेन बनता है। और इस फेन को क्या करते हैं कि पाइप के माध्यम से हम लोग किसी अन्य बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं, और जब इस सांद्रित करते हैं तो कंसंट्रेटेड ओर प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है ना, ऐसे होता है, सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, तो याद रखिएगा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन पलावन विधि द्वारा किया जाता है, और इसमें एक प्रमुख चीज मिलाया जाता है पाइन ऑयल, चीड़ का तेल मिलाया जाता है।
आपसे पूछा जाएगा ये भी क्वेश्चन कि बताइए कि फेन प्लावन विधि में किसका तेल डाला जाता है, तो आप कहिएगा पाइन ऑयल डाला जाता है। पॉम ऑयल नहीं है जी, पाइन ऑयल है, ऑयल है। इसका मतलब होता है चीड़ का तेल। कोई पूछे कि चीड़ का तेल क्यों मिलाया जाता है, तो आप बोलिएगा झाग बनाने के लिए। ये फेन जो बन रहा है ना, इसी को बनाने के लिए चीड़ का तेल डाला जाता है बच्चों। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं के ऑक्साइड प्राय होते हैं। आपको बताए थे बच्चों कि या तो आपसे धातु के ऑक्साइड पूछे, ये क्वेश्चन पहले भी चला हुआ है, धातु के ऑक्साइड, या फिर आपसे अधातु के ऑक्साइड पूछे, अधातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड पूछे या अधातु के ऑक्साइड पूछे, तो आपका जवाब होना चाहिए बच्चों धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय। ठीक है, तो बच्चों आपसे पूछा है कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो बच्चों धातुओं के ऑक्साइड जो है क्षारीय होते हैं। यहाँ पे लिखे भी है धातुओं के ऑक्साइड कैसे होंगे, क्षारीय होंगे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधातुओं के ऑक्साइड कैसे प्राय होते हैं, आपको बताना है अधातुओं के ऑक्साइड प्राय कैसे होते हैं। ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन की उभयधर्मी। जवाब दीजिए बच्चों। तो अभी आपको बताए थे कि अगर धातु होगा तो उसके ऑक्साइड क्षारीय होगा और अधातु होगा तो उसके ऑक्साइड अम्लीय होगा बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है। आपको बताना है कि अधातु कौन होगा। तो बच्चों एक ट्रिक याद रखिएगा कि अगर पहला ट्रिक याद रखिएगा कि यदि तत्वों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तत्वों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, तो तत्व धातु होगा, धातु होगा। ठीक है बच्चों, दूसरा ट्रिक याद रखिएगा 2 नंबर कि यदि, इसको एकदम याद रखना है, कंपटीशन में भी कई बार पूछा है जी, यदि तत्वों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो तो कार्बन को छोड़कर बाकी तत्व, कार्बन को छोड़कर बाकी तत्व उपधातु होता है, उपधातु होता है। जैसे आप जानते हो तो फिर आपके जहन में आ गया कार्बन क्या होता है, तो कार्बन अधातु होता है, ये अपवाद है। ठीक है, और तीसरा थ्योरी याद रखिएगा, थ्योरी नंबर 3 याद रखिएगा, 3 नंबर की यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 या फिर 8 हो तो वह अधातु होगा, अधातु होगा। बच्चों इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि तत्वों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 हो तो वह तत्व क्या होगा, धातु होगा। यदि 4 हो तो कार्बन को छोड़कर बाकी उपधातु होगा, कार्बन अधातु होगा। और 5, 6, 7, 8 आए तो बच्चों आप उसको क्या कहोगे, अधातु। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, पहला दिया, देखिए पहला दिया है 2, 8, 1। तो बच्चों इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बचता है ना उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बी नंबर देखिएगा, बी दिया है 2, 8, 18, 2, 18, 2। सी नंबर क्या दिया है, 2, 8, 5। और डी नंबर क्या दिया बच्चों, तो डी नंबर दिया 2, 8, 3। देखिए बच्चों पहला में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, तो पहला में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। ठीक है, दूसरा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो जी बाहरी कक्षा में कौन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2। तीसरा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो तीसरा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। और चौथा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये चौथा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। आपने ये 3 देखा जी। ठीक है, आपसे पूछा है कि कौन अधातु होगा, तो अधातु के लिए फॉर्मूला क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 या 5 से लेकर 8 तक होगा तब वह अधातु होगा बच्चों। तो देखो तो सी वाला में 5 आ रहा है। देखिए बच्चों इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है, 1 आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 आ रहा है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है जी 5, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 3। किसी तत्व के अंतिम कक्षन में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं बच्चों। तो देखिए, तो अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो धातु कौन होगा, ये होगा बच्चों, यानी कि सी नंबर 285। कोई पूछेगा इसका नाम क्या होगा, तो नाम क्या होगा, तो पहले परमाणु संख्या निकालेंगे, तो 8 5 13 2 15, ठीक है, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 किसका होता है, तो फास्फोरस का, यानी कि ये इसका नाम क्या होगा, फास्फोरस होगा जी, ठीक है। ये है आपका आंसर सी। बहुत ही टेक्निक वाला क्वेश्चन था ये, थ्योरी को लिख लेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। आपको बताना है बच्चों कि निम्नलिखित अयस्कों में कौन सा अयस्क एल्युमिनिया का है, आपको बताना है। हेमाटाइट, डोलेमाइट, मेलाकाइट और बक्साइट। बच्चों हेमेटाइट अयस्क है लोहा का, डोलेमाइट है मैग्नीशियम का, मेलेचाइट है कैल्शियम का, और बक्साइट है एल्युमिनिया का। फार्मूला इसका लिख देते हैं, याद भी रखिएगा, Al2O3 × 2H2, ये बक्साइट इसको बोलते हैं, एल्युमिनिया का अयस्क है बच्चों, यानी आंसर क्या होगा इसका 38। इसका भी आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, लोहा का, हेमेटाइट का Fe2O3, मैग्नेटाइट का MgCO3 × CaCO3, और कैल्शियम का CaCO3OH का होल ट्वाइस, ऐसे ही करके है जी इसका, ठीक है। चलिए जी कर लीजिएगा इसको, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अयस्क को उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करने पर अधातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिएगा कि सांद्रित अयस्क को, सुनिएगा बच्चों ध्यान से, सांद्रित अयस्क को किस में बदलना है, तो ऑक्साइड में बदलना है बच्चों, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलना है। कौन से अयस्क कह रहा है जी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कह रहा है, अयस्क का नाम नहीं दिया बच्चों। देखिए ऑप्शन दिया, निस्तापन विधि होगा कि भर्जन होगा कि धातु कर्म होगा कि प्रगलन होगा। पहले इसका जवाब दीजिए। यानी कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करने पर धातु को उसके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों। यानी कि सांद्रित अयस्क को किस में बदलना है बच्चों, ऑक्साइड में। तो सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदलने का 2 विधि है मुख्य रूप से, और विधि कौन कौन से है, तो पहला है निस्तापन, ठीक है, और दूसरा है भर्जन। भर्जन को ही जारण के नाम से जाना जाता है बच्चों। देखिए निस्तापन में कौन से अयस्क आते हैं, तो निस्तापन में अयस्क प्रयोग किया जाता है कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। और इसमें कौन सा अयस्क प्रयोग किया जाता है, तो सल्फाइड। देखिए बच्चों कार्बोनेट में ऑक्सीजन होता है, तो बाहर से ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है बच्चों। कार्बोनेट में ऑक्सीजन पहले से होता है बच्चों, ठीक है ना, कार्बोनेट में ऑक्सीजन पहले से होता है, तो ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में प्रक्रिया होती है, अनुपस्थिति में होती है, ठीक है बच्चों। और सल्फाइड अयस्क जो है ना, ये उपस्थिति में होता है। आइए इसका हम एक एग्जांपल भी दिखा देते हैं। अगर कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करें हम उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम ताप पर, तो ऑक्सीजन नहीं देना पड़ता, ये बन जाता है CO2, CaO + CO2 बन जाता है, ठीक है। अगर इसमें ले हम ZnS को ले, सल्फाइड अयस्क है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में करेंगे ये मेल्टिंग पॉइंट से कम ताप पे, तो बनेगा ZnO + SO2। देखिए दोनों केस में ऑक्साइड बदला, लेकिन आपको क्या कह रहा था जी, कौन से विधि का प्रयोग करना है बच्चों, तो कह रहा है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो। तो देखिए ऑक्सीजन तो इसमें है, ऑक्सीजन किसमें नहीं है, तो कार्बोनेट में नहीं है, और कार्बोनेट वाला विधि कौन है, निस्तापन है बच्चों। यानी कि अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहा जाए तो ये कौन सी विधि होगी, निस्तापन होगी बच्चों। यानी इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है।
और याद रखिएगा निस्तापन विधि में कार्बोनेट अयस्कों का कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड में बदला जाता है। आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन, जिस अयस्क में उसके कण उसमें उपस्थित अपद्रव्यों से भारी होता है उसे किस विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है? बच्चों कह रहा है कि कोई अयस्क है, ठीक है, अशुद्ध अयस्क है, अशुद्ध अयस्क है। जैसे आप जान रहे हो कि अशुद्ध अयस्क कब बना होगा, तो इसमें दो प्रकार होगा, अयस्क होगा और इसमें अशुद्धि होगी, ये तभी ना अशुद्ध होगा जी, अशुद्धि। देखिए जब अयस्क में अशुद्धि मिला दीजिएगा तो अयस्क अशुद्ध हो जाएगा। अब कह रहा है कि अयस्क, देखिए कह रहा है कि जिस अयस्क में उसके कण उसमें उपस्थित अपद्रव्यों से भारी होता है, यानी ये है हल्का, ठीक है, और ये है भारी, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको अलग करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग पूछा है बताना है। फेन पलवन विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय विधि की कोई नहीं। बच्चों देखो क्या है, अगर हम ऐसे अयस्क लेंगे, अब पानी में डालेंगे इसको, तो अयस्क भारी है तो ये नीचे बैठ जाएगा, और अशुद्धि क्या है, ऊपर है, तो ये ऊपर अशुद्धि तैरते रहेगा, और इसको हम लोग यहाँ नल के माध्यम से खोल करके बाहर निकाल लेंगे। जब भी ऐसा विधि आता है तो हम लोग उसका नाम क्या करते हैं, गुरुत्व पृथक्करण विधि। लेकिन अगर इसी को उलट कर देता कि अयस्क हल्का हो और अशुद्धि भारी हो, तो फेन पलावन विधि हो जाता। चुंबकीय पृथक्करण में क्या होता है कि एक धातु होता है और एक अधातु होता है बच्चों, एक चुंबकीय कोई पदार्थ होता है। तो फिलहाल इसमें अयस्क भारी और अशुद्धि हल्का हो तो आंसर क्या होगा, गुरुत्व पृथक्करण विधि इसका नाम होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा शुद्ध तांबे में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि किस विधि द्वारा शुद्ध तांबा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस, वैद्युत अपघटन, तीसरा है कार्बन अवकरण, कि चौथा है कोई नहीं। कौन से विधि द्वारा कॉपर का शुद्धिकरण किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो कॉपर का शुद्धिकरण बच्चों किया जाता है विद्युत अपघटन द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक विधि द्वारा किया जाता है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तांबे के निम्न युग्म में से कौन सा युग्म पीतल में उपस्थित रहता है? पीतल, पीतल को हम लोग ब्रास कहते हैं, ब्रास बोले तो पीतल, ठीक है। हंडा आप लोग देखे होंगे, तिलक में जो चढ़ाया जाता है, हंडा भी किसका बना होता है, पीतल का बना होता है। तो पीतल मिश्र धातु है कॉपर और जिंक का बच्चों। तो ऑप्शन देखिए क्या है, कॉपर और टीन, कॉपर और जिंक, एल्युमिनियम और कॉपर की टीन और पीबी। तो आपका आंसर होगा कॉपर और जिंक, यानी कि बी इसका आंसर होगा बच्चों। और इसके स्थान पे अगर कॉपर और टीन रह जाता तो ये ब्रोंज हो जाता, ठीक है ना। चलिए ऊपर वाला ऑप्शन ब्रोंज होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन धातु तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है? आपको बताना है कि कौन से धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, तनु अम्ल से। तो लोहा की अगर बात करें तो लोहा अगर H2SO4 नहीं है जी, लोहा ये HNO3 से अभिक्रिया कर रहा है और ये एथी है, ठीक है। तो ठीक है, कॉपर से कह रहा है कि लोहा से करेगा कि सोडियम से करेगा कि मैग्नीज से करेगा कि AU से करेगा। तो सबसे ऊपर तो उसमें लोहा ही दिखाई दे रहा, सोडियम से तो कर नहीं पाएगा, तो इसी से करेगा और बना लेगा FeNO3 का और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। तो सोडियम नाइट्रेट ना 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 ना, इससे तो अभिक्रिया हो नहीं रही है। करे कि लोहा नाइट्रिक अम्ल से डाइल्यूट है ना, कौन कर रहता तो हो जाता H2O फेरस नाइट्रेट। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है? अगर ये सोडियम है NaNO3 से अभिक्रिया करेगा HNO3 से, तो बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 बन, ये 2 रहता बनता तो नहीं बन नहीं पाएगा, और सोडियम गैस रिलीज होगा। ये आपका आंसर, ये आप लोहा नहीं कीजिएगा, सोडियम कीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक यौगिक है, यानी आपको बताना है बच्चों कि कौन सा यौगिक कोवैलेंट है। सहसंयोजन का मतलब होता है कोवैलेंट। कोवैलेंट किसको कहते हैं, तो जो सिर्फ अधातुओं से मिलकर बना होता है, अधातुओं से मिलकर बना होता है। तो आइए देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। कह रहा है कि NH4CO इंटू SO4, ये तो इसमें अधातु है लेकिन ये नहीं होगा सहसंयोजक। CuSO4 इसमें कॉपर है तो ये भी नहीं होगा। CuO इसमें कैल्शियम है तो कैल्शियम धातु है तो ये होगा नहीं। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं बच्चों। ठीक है, इस कार्बन टेट्राक्लोराइड किसको कहते हैं, CCl4, और ये कोवैलेंट होता है। इसको पायरीन के नाम से भी जाना जाता है, पायरीन। इसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है बच्चों, याद रखिएगा। पायरीन का उपयोग किसमें, आग बुझाने में किया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिबंध तत्व है। ऑप्शन है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो देख लो, नाइट्रोजन की बात करें तो N∼N होता है। अगर फ्लोरीन की बात करें तो F होता है, हो गया। ठीक है, एल्युमिनिया की बात करें तो एल्युमिनिया ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, तो अधिक से अधिक ये 3 बॉन्ड बना सकता है एल्युमिनिया, और ये बोरॉन, तो ये भी नहीं। त्रिबंध की बात करें बच्चों तो त्रिबंध देखिएगा, जब भी बॉन्ड पूछा जाता है ना तो आप धातु में ही चेक करते हैं। ठीक है ना, धातु में चेक नहीं किया जाता बॉन्ड को, और इसमें 2 ही धातु है तो इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है, और इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड N। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और हमेशा याद रखिएगा बॉन्ड हमेशा अधातुओं में ही चेक किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा धातु अधिक मजबूती से मजबूत हो जाती है। कह रहा है कि किस प्रक्रिया द्वारा धातु जो है अधिक मजबूत हो जाती है। विद्युत लेपन द्वारा, शोधन द्वारा, कि मिश्र धातुओं में परिवर्तित करके, कि निष्ठापन द्वारा। ठीक है, आपको बताना है कि धातुएं मजबूत कब होती है, तो धातुएं मजबूत तब होती है जब उसको मिश्र धातु में आप बदल देते हो, यानी आंसर इसका क्या होगा, सी होगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा धातु अधिक मजबूत हो जाती है, तो ये तो अभी देखे हैं मिश्र धातु द्वारा, ये इसमें क्या है, तो वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वाधिक चालक होता है। बच्चों आपको बताना है कि विद्युत का सर्वाधिक चालक कौन होता है। ऑप्शन है तांबा, सोना, सिल्वर और लेड। देखो बच्चों, अगर विद्युत की सुचालक की बात करें ना तो सबसे अधिक विद्युत का सुचालक होता है सिल्वर। देखिए इसका हम क्रम भी लिख देते हैं। सबसे अधिक सुचालक होगा चांदी, उसके बाद होगा कॉपर, और उसके बाद होगा लोहा, लोहा नहीं जी सोना, और सबसे बाद में आएगा टीन। टीन तो होगा ही नहीं, लेड है ये, पीबी है। अगर इसका क्रम हम बनाए ना तो इस प्रकार से होगा, सबसे अधिक सुचालक होगा कौन, चांदी। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक होती है। उसके बाद आता है तांबा, तो आपका आंसर क्या होगा, सी आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें धात्विक गुण नहीं पाई जाती है। धात्विक गुण बच्चों धातु में पाया जाता है और बाकी सब में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है पीतल, आर्गन, लेड की बेरियम, Ba। ठीक है, लेड Pb, आर्गन Ar और पीतल कॉपर और जिंक। कह रहा है किसमें गुण नहीं पाया जाएगा, तो धातुओं से मिलकर बना है तो पीतल में तो धात्विक गुण पाया जाएगा। आर्गन, आर्गन अधातु है, तो आर्गन जब अधातु है तो इसमें धात्विक गुण नहीं पाया जाएगा। लेड भी धातु है और बेरियम भी धातु है, तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा आर्गन। ठीक है, और याद रखिएगा आर्गन एक निष्क्रिय गैस है जिसका उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। आपको बताना है कि क्रियाशील तत्व कौन सा है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, जिंक, आयरन की सोडियम। क्रियाशील तत्व कौन है बच्चों, तो देखिए क्रियाशीलता की बात करें ना तो सबसे अधिक पोटेशियम,
उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद लोहा, फिर वगैरह वगैरह आता है, कॉपर, फलाना फलाना। इस प्रकार से ऑर्डर होता है। ऑर्डर आप याद भी रखेंगे तो देख लो सबसे कौन आ रहा है, कौन एलिमिनेट कर रहा है। यहाँ पोटेशियम तो है नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा, सोडियम बच्चों। और इस सीरीज को भी आप लोग याद रखेंगे, ये जो क्रम आपको बनाया है ना, इसको भी आप लिख लेंगे, इसको याद रखेंगे सबसे क्रियाशील में। उसके बाद कम में कौन होगा, तो चांदी, सोना, प्लेटिनम, इनमें हाइड्रोजन छोड़ दिए हैं ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन चालू हो जाता है, उसके बाद ये होता है। चलो जी याद रखिएगा बच्चों, इस प्रकार के ये क्रम होता है, यानी आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि हेमाटाइट निम्नलिखित धातुओं में किसका अयस्क है। हेमाटाइट किसका अयस्क है बताना है, तांबा का, लोहा का, जस्ता का कि लेड का। जवाब दीजिए बच्चों कि हेमाटाइट किसका अयस्क होता है, जवाब दिया जाए। हेमाटाइट किसका अयस्क होता है बच्चों, तो याद रखिएगा हेमाटाइट लोहा का अयस्क होता है। और फार्मूला की बात करें हेमाटाइट का तो Fe2O3 होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य, अपद्रव्य का मतलब होता है बच्चों अशुद्धि, अपद्रव्य का मतलब क्या होता है बच्चों, अशुद्धि होता है, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताना है, गालक कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं, गैंग कहलाते हैं कि धातुमल कहलाते हैं। आपको बताना है बच्चों कि अयस्क में जो अपद्रव्य होता है यानी अशुद्धि होता है क्या कहलाता है बच्चों, तो बच्चों आपका जवाब होगा गैंग। इसी को गैंग या मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन इसका सी होगा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है, टीन, तो इस मिश्र धातु को क्या बोलेंगे, मिश्र धातु को ही दिया है, मिश्र धातु, और किसका किसका है, तो कॉपर का है और टीन का है, ये 90% और ये 10%, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रॉन्ज। लाइट तो चली गई बच्चों, तो देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग फटाफट देख लेते हैं, लाइट तो चली गई है। कह रहा है कि एक मिश्रण में कॉपर 90 और 10% टीन है, तो बच्चों इसको ब्रॉन्ज के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कौन सा धातु जो है सामरिक महत्व के नाम से जानी जाती है, तो आपका आंसर होगा टाइटेनियम बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कौन नहीं करेगी, तो यहाँ पे सब कर लेगा, यहाँ पे ये कॉपर तो ये कर लेगा, यहाँ पे लोहा जिंक कॉपर, तो यहाँ पे ऑप्शन में होगा कॉपर बाबू, ठीक है, कॉपर नहीं कर पाती है, कम क्रियाशील है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रम में कौन सा क्रम धातुओं की क्रियाशीलता के सही क्रम नहीं है, सही क्रम नहीं है, तो बाकी सब तो है जिंक मैग्नीशियम, ठीक है, कौन नहीं है, सब कौन सही क्रम धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम नहीं है, तो यही नहीं है, मैग्नीशियम के बाद सोडियम को दिखलाया गया, तो ये नहीं है, मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील दिखलाया, गलत है वो। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित कौन सी धातु विद्युत का सबसे कम चालक होता है, तो विद्युत का सबसे कम चालक कौन होगा बच्चों, तो लेड होगा, सीसा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु द्विधर्मी होती है, तो एल्युमिनिया का ऑक्साइड द्विधर्मी होती है बच्चों, तो आंसर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट बस इस वीडियो में इतना ही बच्चों, आज के लिए जय हिंद।